वैसे तो दुनिया का सबसे मोटा और बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, लेकिन अगर भारत के संविधान को एक पेज में अगर समेटना हो तो आप लोग समेट सकते हैं उसके प्रीएम्बल से, जिसको हम लोग कहते हैं भारत का संविधान या उसकी उद्देशिका। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही उद्देशिका है और इसी के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम रीड कर देंगे, उसके बाद जितना भी अर्थ आता है, जितना भी डार्क शब्द है, उसका अर्थ भी हम आपको बताते चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रस्तावना की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में हम लोग उसको प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, प्रीएम्बल। सबसे पहला जो है हम बता देते हैं, लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा संविधान इसी में है। इसको अगर एक्सप्लेन कीजिएगा बढ़िया तरीक़ा से तो पूरा संविधान इसमें अट जाएगा, इसी एक पेज में। कहीं कहीं पे संविधान का आत्मा भी इसको बोला जाता है, संविधान के आत्मा कहकर पुकारा गया है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अब आइए हम आपको एक एक चीज़ करके बताते हैं। इसको बताए उससे पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसी पर आधारित है। और इस प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ों के बारे में वर्णित है हम लोग अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है, सबसे पहले ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग लिखे हैं तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि हम दलित, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम ईसाई, हम पारसी, हम जूइस्ट, ये कहीं पर नहीं लिखा गया है। और ये भी नहीं लिखा गया है कि हम दलित, महादलित, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये भी नहीं लिखा गया है। लिखा गया संविधान में, देखिए कितना पवित्र चीज़ लिखा गया, हम भारत के लोग। कहीं पे ये बांट करके नहीं देखता है। तो लड़ाई क्यों होती है? संविधान को जो पढ़ेगा उसको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। संविधान में कोई चीज़ गलत नहीं लिखा गया है। लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को बनाना है क्या, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी अपने फैसले भारत खुद ब खुद ले सकता है। फैसले लेने में किसी बाहरी हस्तक्षेप काम नहीं करेगा। भारत अपने बड़े से बड़े फैसले, आंतरिक मामलों के फैसले या बाह्य मामलों के फैसले अपने स्वविवेक से लेगा, और यहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने स्वविवेक से लेंगी। क्योंकि जो सरकारें भारत में बनी है, तो चूंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, लोगों द्वारा वोट दिया गया है, वही जाकर के सरकार बनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सांसद हों या विधायक हों, ये कानून बनाने का काम जो करते हैं, किसी भी बाहरी देश का इस पर हस्तक्षेप काम नहीं करेगा। और ना ही भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन ही है। कहने का मतलब भारत अपना फैसला खुद लेगा। दूसरा देश इसको फैसला लेने के लिए, दूसरा देश भारत पर दबाव नहीं डाल सकता है। दूसरे देश भारत पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि तुम ये करो, तुम वो काम करो। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला जो है वह है समाजवादी। समाजवाद का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, समाजवाद का मतलब यही होता है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे ज़मीन हो, संपत्ति हो या मशीन हो। आज पहले तो ज़मीन हुआ करता था सारे के सारे लोगों के पास, लेकिन जब से मशीन हुआ है, फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनने लगी हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? जिस चीज़ का आप उत्पादन करते हो तो उसके साधन क्या है? जैसे अगर किसान फल उगाता है तो उसके लिए उत्पादन के साधन क्या है? किसान फल लगाता है, जैसे किसान अनाज उगाता है, फल उगाता है, गन्ना उगाता है, आलू उगाता है, लेकिन सबका सब तो वही खा नहीं जाता है, जनता तक पहुँचती है। तो समाजवाद का मतलब यह है कि उत्पादन के साधन पर उसका स्वामित्व जो है वो हटना चाहिए। उत्पादन के साधन पर जो स्वामित्व है वो हटना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में देखिए कि बड़े बड़े फैक्ट्री का मालिक एक होगा, लेकिन काम करने वाले बाहर से केवल पैसे देकर उसे काम कराया जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा है वह क्या करेगा? मेहनत नहीं करता है। तो उत्पादन के साधन को एबोलिश करना है, उसको सरकार के हाथों में देना। सरकार उत्पादन करेगी, पब्लिक के हाथ में नहीं देना है, ऐसा संविधान कहता है। पब्लिकों के हाथ में न दे दीजिए, क्योंकि ये लोग जो पैसा है वो पैसा से पैसा बनाने के चक्कर में बहुत आगे निकलते चले जाएंगे, झूठ सच बोलते हुए आगे निकलते चले जाएंगे।
पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो भारत में अनेकों प्रकार के रास्ता हैं। यहाँ पर धर्म को लेकर के बताया गया है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत हर धर्म को स्वीकार करता है। भारत जो है स्टेट है और स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन प्रत्येक धर्म को वह स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तजिया मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है तो उन दोनों में बहस होता है। कोई बहस नहीं होता है। दोनों के लिए सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। दोनों जगह चाक चौबंद या पुलिस को खड़ा किया जाता है, प्रशासन को लाया जाता है, ताकि अच्छे तरीके से उनका जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो रीति रिवाज परंपरा है, त्यौहार है, वो मन सके। अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र कहने का मतलब डेमोक्रेसी होता है, जैसे कि हम लोग चुन करके सरकार बनाते हैं, वोट दे करके सरकार बनाते हैं। और गणराज्य का मतलब कि लोगों का राज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है एक वंशगत गणराज्य होता है, जिसमें कि लोग तो वोट देते हैं, लेकिन जो शासन करता है उसी के बेटा ही खड़ा हो सकता है चुनाव में और उसका उम्मीदवार बन सकता है, दूसरा लोग नहीं। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी आम आदमी खड़ा हो सकता है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कह रहा है क्या बनाने के लिए? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, और समस्त नागरिक भारत के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी नागरिक हैं। जो विदेश से आए हैं वो अगर चाहे नागरिकता लेना तो उनके लिए भी प्रोसेस है, क्या क्या करना है वो करेंगे तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी भारत का। कम से कम 6 महीना भारत में रहिएगा, उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर के भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक आपको भारत की नागरिकता नहीं मिली, आप यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और यहाँ पर रहने के लिए तो रह सकते हैं, लेकिन एक विशेष समय सीमा के लिए ही आप भारत में निवास कर सकते हैं अगर आप विदेश से आए हैं तो। अब ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। न्याय का मतलब होता है उचित और अनुचित में फर्क। समाज में उसको न्याय मिलना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है समाज में उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधे से लोग, समाज में कोई अंधा होता है तो उसको अंधा मत बोलिए, कोई गूंगा होता है तो उसको गूंगा मत बोलिए, कोई महिला है, कोई पतली महिला है, या कोई काली है या गोरी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, इस तरीके से आप लोग उसको हंसी या उपहास मत उड़ाइएगा। इसमें उसको न्याय मिलना चाहिए। ये संविधान में लिखा गया है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी को क्यों बोल देगा? इसमें संविधान में बोला गया है कि सामाजिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय का मतलब दलित पिछड़ा के साथ भेदभाव भी ना हो, सभी कास्ट के लोग एक साथ मिल करके रहें। और आर्थिक न्याय का कहने का मतलब जो है उत्पादन के साधन जो हैं केवल एक उसका संकेंद्रण न हो, उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में न चल जाए। ऐसा हो कि जो मेहनत करते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको अगर मालिक बना दिया जाए। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें 10 लेबर काम करता है और एक मालिक है, वो बस पैसा ऊपर से देता है लेकिन कंपनी में कभी नहीं आता है, बस प्रोडक्शन होता है और ले आकर के मार्केट में बेच देता है। अगर वह मालिक इन 10 लोगों को नाम कर दे वो कंपनी, तो सोचिए ये कितना मेहनत से काम करेगा और उनको भी बनेगा पैसा। ऐसा नहीं है अगर वो इनको दे दे तब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा उसका तो श्रम जा नहीं रहा होता है, केवल पूंजी लगाया है और पूंजी से पूंजी बनाता है। लेकिन ह्यूमन को भी पूंजी समझ लिया है, श्रम का महत्व कोई समझता ही नहीं है। इसी के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। राजनीतिक न्याय देखिए हमको मिला है, वोट में तो राजनीतिक न्याय हम लोग को मिल गया है, क्योंकि हमारा वोट और एक अंबानी के बेटा का वोट सेम है, आपका भी वोट और अमिताभ बच्चन की बेटी या पतों का वोट भी सेम है। तो राजनीतिक न्याय कहीं ना कहीं मिल गया है, लेकिन एक पक्ष में नहीं मिला है। वोट देने का तो अधिकार मिला है, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये पैसों का खेल हो गया है चुनाव। जिसके पास पैसा है ज़्यादा वो चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को पता हो गया होगा। अगला जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको फ्रीडम दिया गया है, भारतीय संविधान के द्वारा आपको फ्रीडम दिया गया, आज़ादी दिया गया है कि आप कोई भी चीज़ विचार कर सकते हैं। आपके सोच पर हमला कोई करता है तो आप चिल्लाइए, बोलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में आप डेमोक्रेटिक हो जाइए, सबसे पहले आपका पूरा का पूरा स्थिति सुधर जाएगा। विचार, किसी भी चीज़ को सोचने के बारे में हम विचार बोलते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति का मतलब। एक्सप्रेस आप कैसे करते हैं? जैसे हम अपने बातों को एक्सप्रेस करने का माध्यम क्या है? ये वीडियो है, आपके पास पेंटिंग हो सकता है,
आपके पास कलम हो सकता है, कविता से आप कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डांसिंग के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दुख दर्द डांस में नहीं होता है, अगर दुख को दिखाना हो तो आप कलम से लिख करके साहित्य में दिखा सकते हैं, डांस में दिखा सकते हैं, डांस के माध्यम से आप दुख को व्यक्त कर सकते हैं, चित्रकारी के माध्यम से आप दुख को व्यक्त कर सकते हैं, फोटोग्राफी के माध्यम से आप लोग दुख को व्यक्त कर सकते हैं। तो यही तो है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए। आपको अगर डांस करने का मन है तो आप डांस कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्माने की भी कोई बात नहीं है। विश्वास की भी स्वतंत्रता है, किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हैं। आगे जो दिया गया है विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नास्तिक हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ खुल करके नास्तिक हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी धर्म को मानते हैं तो मानिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि आपको धर्म मानने से आपका फ़ायदा हो रहा है तो इसमें क्या जाता है धर्म को मानने में, बस स्वाभाविक सी बात है। अगला जो पॉइंट है वो देख लीजिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, आप उपासना करते हैं, उपासना का मतलब जो लोग भूखा रहता है, जो लोग भूखा रहता है उसी को हम लोग उपासना कहते हैं। बहुत लोग भूखा, लड़कियां कुछ ज़्यादा ही भूखे रहती है कि हमको अच्छे पति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को स्वतंत्रता मिला है। अब आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा हर किसी को अच्छा लगता है, तो इसलिए जैसे कि अगर आप देख लें कि प्रतिष्ठा कैसे सब किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप ध्यान से अगर देखेंगे कि अगर छोटे बच्चों को आप बोलकर बोलिएगा ना तो वो भी आपको आप बोलेगा, ऐसा होता है। और बड़ा आपके प्रति भी उसका रेस्पेक्ट के भाव बढ़ जाता है। तो यही प्रतिष्ठा हर किसी को अच्छा लगता है। और अवसर, अपॉर्चुनिटी हर किसी को समान मिलना चाहिए, घर में हो या बाहर में हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अवसर जब तक समान रूप से नहीं मिलेगा तब तक एक आदमी तो काफ़ी आगे चला जाएगा, एक आदमी काफ़ी पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी समान रूप से मिलना चाहिए। अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए संविधान का उद्देशिका कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना वो भी रहना चाहिए। किसी के सामने किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। वो अंदर से खुश नहीं होता है, वो सोचता है कि हम इसके पास जाएंगे, नफरत, थोड़ा सा अंदर से नफरत होने लगता है। तो इसलिए किसी की भी बेइज्जत मत कीजिएगा, हमेशा साथ लेकर के चलिएगा। राष्ट्र की एकता, उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता, राष्ट्र कहने का मतलब क्या, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र कैसे है, राष्ट्र किसे कहते हैं इसे जान लीजिए। जब किसी भी देश में या किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग किसी भी मुद्दे को लेकर एक मत हों या एक महसूस करते हों, चाहे वह जाति को लेकर एक महसूस करते हों या रंग को लेकर या अपनी बोलियों को लेकर या अपने हाइट को लेकर, बनावट को लेकर, खान पान को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के अगर वह एक रूपता महसूस करते हों तो वो राष्ट्रवाद है, उनको राष्ट्र कहा जा सकता है। एक भूभाग में एक तरह के लोग अगर रहते हैं तो उसको राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। लेकिन भारत का राष्ट्रवाद थोड़ा अलग तरीका का राष्ट्रवाद था, क्योंकि भारत के अंदर अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अनेकों रीति रिवाज, अनेकों परंपराएं होने के बावजूद भारत को राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी ने भारत को राष्ट्रवाद में पिरोया और उसको बताया। उसके बाद लिखा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र कहने का मतलब तो हम आपको समझा दिए कि किसी भी भूभाग में निवास करने वाले लोगों में अगर एकत्व की भावना उत्पन्न कर दिया जाए, अगर उन लोगों में अपनापन का भावना फील हो तो एक राष्ट्र है। जैसे भारत एक राष्ट्र है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम आपको समझाएं कि अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर आक्रमण होता है तो एक कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत के सबसे नीचे वाले आदमी को लगता है कि उस पर हमला हुआ है। यही है राष्ट्रवाद, यानी उसको लगता है कि हम पे हमला हुआ है। तो यही राष्ट्रवाद का मायने है। राष्ट्र की एकता, इसको तोड़ना नहीं है। राष्ट्र जो बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए राष्ट्र की एकता अर्थात हमारे राष्ट्र को तोड़ना नहीं है, एक बनाए रखना है। भारत में वैसे अनेकों राष्ट्र हैं, आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रों के राष्ट्र हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ध्यान से देखिए। अखंडता मतलब ये कभी टूट नहीं सकता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अपने अंग को क्या करते हैं, उसी को अंग बना लेते हैं। इस संविधान को अंगीकृत यानी अंग के रूप में इसको स्वीकार करते हैं, इसका अंग बना देते हैं। अधिनियमित मतलब यह कानूनी रूप से अब काम करेगा। अधिनियमित मतलब यह कानूनी रूप से काम करेगा और आत्मार्पित करते हैं, यानी खुद ब खुद को ही समर्पण का, अपने आप को, सेल्फ को खुद ब खुद को ही समर्पण करते हैं इसको। इसका यही अर्थ होता है।
आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अगर आर्थिक सहायता देना हो तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गरिमा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।